यार अभी तक लाइव नहीं है। हाँ तो गया है यार। फिर सर दर्द हो रहा है। हाँ तो गया। हाँ तो गया। हाँ तो गया। सभी लोग जरा इसका ना लिंक कॉपी करके फटाफट ना अपने क्या कहते हैं दोस्तों को भेज दो, अपने ग्रुप में भेज दो, जिससे कि बच्चों को इसका ना लिंक कॉपी करके पता चल जाए बच्चों को। तो फटाफट आप सभी लोगों को भेज दो, जिससे कि वो लोग ज्वाइन कर लें। 7 लोगों ने ज्वाइन करा है, अभी 11 लोगों ने कर लिया। अभिषेक नेगी, अमित मिश्रा, नमस्ते नमस्ते। भरत गुड इवनिंग। दीपांशु राघव, देव राघव जी नमस्ते, हाय हेलो हाय। सभी लोग जो आ रहे हैं अपनी एक बारी प्रेजेंट कर दो कि हाँ ये आ चुके हैं, हमें तभी पता चल पाएगा। गौरव कश्यप जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। तो आ गए हैं जी हम वापस अपना कल का टॉपिक शुरू करने के लिए। तो फटाफट अपने दोस्तों को भेज दो यार जल्दी से। मैंने भी लिंक भेज दिया वैसे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आपको पता ही है कि अपने टेलीग्राम चैनल का क्या है, पता है किसी को नाम? तो आप सीधा डालोगे भरत बोड़ाई 12th इको, ऐसा लिखना आपको। तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। 12th इकोनॉमिक्स वीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। तो आप उससे ज्वाइन कर लोगे तो मैं तभी फटाफट ना लिंक भी भेज देता हूँ उसी टाइम पर। खैर आपको पता ही है कि क्या है, मतलब उस समय कौन से टाइम पर हम बता रहे हैं इसको। हर्ष श्रीवास्तव जी नमस्ते। अंकुश माथुर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। अर्चना गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो शुरू करें क्या? अभी 16 बच्चे आए हैं, सबको भेज दो फटाफट, जल्दी से करते हैं। और जितने बच्चे भी आ चुके हैं तो सभी लोग वीडियो को फटाक से लाइक जरूर कर दिया करो। भविष्य हाँ जी गुड इवनिंग, जल्दी कर दिया करो फटाफट लाइक वगैरह। तो ये तो खैर बनता ही है अपना, थोड़ा थोड़ा, है ना। संदीप जी नमस्ते। करते हैं कल का टॉपिक शुरू विद इन 1 मिनट ना। बच्चे आ जाते हैं सारे तब देख लेते हैं, ठीक है। ऋतिक सिंह जी नमस्ते। राजन नमस्ते। फटाफट यार वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है। और भी वीडियोस को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को सबको भेज दो कि हम आ चुके हैं लाइव पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, और उसके कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़े थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बारे में क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है? टोटल एक्सपेंडिचर। किसका टोटल एक्सपेंडिचर? तो पूरी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर। पूरी इकोनॉमी मतलब हमारा देश, पूरा भारत देश। तो पूरे भारत देश का क्या है ये? टोटल एक्सपेंडिचर। यही तो पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च। और कब तक का? तो हमने बोला था अकाउंटिंग ईयर का। पूरा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर का।
तो हमने ये सब पढ़ा था ना, टोटल खर्चा ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी का क्या बताया था हमने, टोटल खर्चा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। अब जब एग्रीगेट डिमांड अगर एक इकोनॉमी का टोटल खर्चा है तो क्या पढ़ेंगे भाई, टोटल खर्चा अगर वो है तो हमें पता है कि टोटल खर्चे को हमने चेक करने के लिए अलग अलग सेक्टर की बात करी थी। हमने बोला था कि इकोनॉमी ओपन है या इकोनॉमी क्लोज है। अगर इकोनॉमी ओपन है तो उसमें 2 सेक्टर आएंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी ओपन है तो एक सेक्टर आएगा 4, क्लोज है तो 2 और ओपन है तो 1। ठीक है, तो क्लोज में भी जो था वो था 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में क्या है भाई, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है। और 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के टोटल खर्चे को कैसे चेक करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को या फिर एग्रीगेट डिमांड को कैसे चेक करते हैं, तो हमने बताया था कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से हमने इसको चेक किया था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से हमने इसे चेक किया था। फिर हमने बताया था ये जो है ये क्या है, ये है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च है, ये कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च है क्या, नहीं, ये एक अर्थव्यवस्था का टोटल खर्चा नहीं है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन है, उपभोग व्यय है। ये उपभोग पर कौन खर्चा कितना कर रहा है। मगर ये जो सी का मतलब है ये प्राइवेट से मतलब है, इसका गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट किसका पार्ट होता है, मुझे बताओ, गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमी का पार्ट होता है, फटाफट 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 मैसेज करके बताओ, गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमी का पार्ट होता है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, कौन सी इकोनॉमी का पार्ट होता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, फटाफट जल्दी से। अंकिता पाल, ओके। भाविश ने आंसर लिखा है 3 सेक्टर, अंशु मसीह 3 सेक्टर, राजन 3 सेक्टर, गरिमा मिश्रा 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, हर्ष 3 सेक्टर। तो अभी तक गरिमा मिश्रा का आंसर सही है भाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो 3 सेक्टर का भी होता है, 4 सेक्टर का भी होता है। तो ध्यान रखना भाई, छोटी मोटी गलतियां मत करना। तो कितना किसका पार्ट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो 3 सेक्टर का भी पार्ट होता है, 4 सेक्टर का भी पार्ट होता है। कंजप्शन 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है। इन्वेस्टमेंट 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ 4 सेक्टर का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हर श्रीवास्तव ने लिखा है 4, एसकेजे 3 सेक्टर। अच्छा, बात समझ आ रही मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो एक तो जितने बच्चों ने जरा हमारा ना ये हम लाइव बैठ रखे हैं आप लोगों के लिए, उसको लाइक भी कर दो यार। 20 बच्चे हैं, 15 बच्चों ने लाइक कर रखा है उसको। तो ध्यान रखना, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं। तो कंजप्शन हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था, वो था कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहली बार या कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपने आप में देश के बारे में बताता है कि देश में कितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है। और इस कंजप्शन के बिहेवियर को किसने बताया था, कोई बताएगा मुझे, किसने बताया था? जल्दी से कमेंट लिख के बताओ भाई, किसने बताया था कंजप्शन का बिहेवियर? फटाफट फटाफट, किसने बताया था, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता आंसर। अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया। किसने बताया था हमें कंजप्शन के बिहेवियर के बारे में, बताओ भाई। आंसर आ गया है, ऋतिक का, भाविश का, गरिमा का, अभिषेक नेगी का, जेएम केंज, प्रोफेसर जेएम केंज, प्रोफेसर जेएम केंज। तो प्रोफेसर जेएम केंज की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बताया था कंजप्शन फंक्शन के बारे में। हमें किसके बारे में बताया था, कंजप्शन फंक्शन और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बिहेवियर के बारे में बताया था। कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय, और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उपभोग फलन के बारे में। हमने उपभोग फलन के बारे में पढ़ा था कि कंजप्शन फंक्शन इनकम का और किसका भाई, इनकम और कंजप्शन,
के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। जैसे आई कहते हैं, आई को वाई से डिनोट किया जाता है, कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं, उपभोग। किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है भाई? इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कंजप्शन और इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन को। व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो होती है, चाहे वो इंडिविजुअल की हो जाए या पूरी इकोनॉमी की हो जाए। हालांकि इनकम जीरो मतलब जीडीपी के जीरो होने की बात हो रही है, ये इनकम यहाँ पर जीडीपी ही है, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि व्हेन इनकम इज जीरो तो कंजप्शन इज समथिंग। कितना लिखा था हमने कंजप्शन? 75, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में कितना लिखा था? 75। और ये जो 75 है व्हेन इनकम इज जीरो, जरा बताना मेरे को फटाफट, जो ये 75 है यहाँ पर व्हेन इनकम इज जीरो, इस 75 कंजप्शन को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ क्या कहेंगे, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट लिखा करो यार, जल्दी से जल्दी बताओ। ऑटोनोमस कंजप्शन, अंशु, गरिमा, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे उसे? ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है और इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई? सी बार से, या फिर अल्फा, एक वर्ड डाल देते हैं अल्फा, उससे किया जाता है, ठीक है। तो ये पता है हमें ऑटोनोमस कंजप्शन। संदीप बंगारी भी ऑटोनोमस कंजप्शन, राजन भी, एसके जे भी, ठीक है, भरत, ठीक है, संसार आर्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, तो ये भी बढ़ के कितना हो जाता है? 150। फिर कितना हो जाए? ये 200 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 225। अगर ये 300 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 300। ये 400 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 375। ये 500 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 450। ये 600 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 525। और ये 700 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो हमने क्या बोला था कि कंजप्शन फंक्शन बताता है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच इनकम इंक्रीजेस, बट नॉट एज मच इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, इकोनॉमी का कंजप्शन भी बढ़ता है, मगर जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता है, जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता है। ये बड़ा ध्यान रखना। आप देख रहे हो यहाँ पर 100 का कंजप्शन बढ़ा है और इनकम कितनी बड़ी है? इनकम 100 बड़ी है, कंजप्शन कितना बड़ा है? 75। फिर 100 बड़ी है, फिर ये 75। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, मगर जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता। हमने ऑटोनोमस कंजप्शन की बात करी, हमने इसको लेकर एक ग्राफ बनाया था और मैं उसी ग्राफ पे जा रहा हूं वापस, और आपको वहीं से आगे समझाते हैं। हमने क्या ग्राफ बनाया था तो आप लोगों को याद है या नहीं है? मैं बना लेता हूं एक बार ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है, थोड़ा सा इसको 1 सेकेंड, ये हमने ग्राफ बनाया। कल मैंने आपको टेबल के साथ समझाया था कि आप इसे पॉइंट कर सकते हो, मगर आज इसे थोड़ा सा पॉइंट ना करके सीधा सीधा बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ध्यान रखना एक्स एक्सिस पर हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे इनकम को। किसको किसको रखेंगे? इनकम को, आय को, अच्छा जी। और वहीं पर वाई एक्सिस पर हम इसको रखेंगे कंजप्शन को, उपभोग को रखेंगे। और हमने यहां पर क्या निकाला था? एक चीज और बताई थी, जरा मैं दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। ये 45 डिग्री के साथ हमने इसको खींचा था, तो ये 45 डिग्री कर लेते हैं पहले इसको। और इसका नाम क्या है? यह है लाइन ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब दोनों तरफ 45 डिग्री, एक तरफ कंजप्शन एक तरफ इनकम के बारे में डिस्कस हुआ। अब यहां पर आप देखोगे तो कंजप्शन लाइन कैसी आएगी? हमारी कंजप्शन लाइन आएगी, देखो कैसे, यहां से शुरू होते हुए ये इस तरीके से कंजप्शन लाइन चली आएगी।
कल मैंने बिल्कुल वो बताया था कि कहां से शुरू हो रहा है, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सी लाइन। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें ध्यान दी थी, हमने ध्यान दी थी कि ये जो स्टार्टिंग यहाँ पर है इसको बोलते हैं सी बार, बिकॉज इट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। व्हेन इनकम इज जीरो, कंजप्शन इज समथिंग बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन। ये क्या है, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन। तो इनकम जब जीरो होती है तब हम कंजप्शन कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि जीने के लिए कंजप्शन जरूरी होता है, और वही कंजप्शन को हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। चाहे हम उधार लेकर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को हम सी बार से डिनोट करते हैं, या फिर अल्फा से भी करते हैं। स्टार्टिंग में आपका कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम रहता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। द बिहेवियर ऑफ, हम इसे कंजप्शन फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट आया सी बार। आप सी बार को बता दोगे, सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन की बात करता है। और ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, इसे कहते हैं हम स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग किसे कहते हैं, जो कंजप्शन जब इनकम जीरो होती है तब वो किया जाता है, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, यहां पर उसकी वैल्यू कितनी है, 75 है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, दूसरी बात हमें पता चल रही है यहाँ पर C इज ग्रेटर देन Y है। अब ये ह्यूमन बिहेवियर को बता रहा है यहाँ पर, जो कि प्रोफेसर J.M. केन्स ने बताया है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है, मगर जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतना हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ता, मगर जब तक हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा कंजप्शन इनकम से ज्यादा ही रहने वाला है। तो ये उस सिचुएशन को बताता है व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम की सिचुएशन को। इसका मतलब यहां पर एक इकोनॉमी की बात करें तो एक इकोनॉमी जहां पर उनकी बेसिक नीड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई है, वहां उनकी जितनी जीडीपी होने वाली है उससे ज्यादा उनका खर्चा होने वाला है। और अगर ऐसा होता रहा तो हम उधार लेकर ही वो काम करते हैं। इसीलिए आप बजट वाले चैप्टर में जब आप देखोगे तो हमें डेफिसिट जैसे वर्ड्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, जब उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं तब हमारा कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाता है, इकोनॉमी के बेसिस पर भी और एक पर्सन के बेसिस पर भी। जब एक पर्सन की भी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो उसका कंजप्शन और उसकी इनकम एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि कंजप्शन इज लेस देन इनकम। इसका मतलब एक इकोनॉमी जब अपनी इनकम ज्यादा जनरेट कर रही होती है, उसका कंजप्शन अब बेसिक नीड्स पे कम हो जाता है, तो उस देश की सेविंग्स ज्यादा हो रही होती हैं। और ऐसे ही एक पर्सन के केस में भी होता है, इकोनॉमी के केस में भी होता है, पर्सन के केस में भी होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो कि हम सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में इस पॉइंट को छोड़ा था, यहीं से हम बात आगे कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, तो इस पूरे ग्राफ में आपने देखा C इज ग्रेटर देन Y, C इक्वल टू Y, C इज लेस देन Y। मैंने लास्ट क्लास में C इक्वल टू Y के बारे में बताया था कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं। कोई बताएगा मेरे को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताना भाई, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऋतिक ने बता दिया, और लोग भी बताओ। अगर एक बच्चा बता दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं बताएंगे। उसने अपना आंसर बताया, तुम अपना आंसर बताओ। अगर आपको लगता है उसका आंसर सही है तो आप भी वही आंसर लिखो, क्योंकि आंसर तो जो सही होगा वही लिखोगे ना, ठीक है। तो सबने क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ाने में भी मजा तभी आता है जब बच्चों के मैसेजेस और चैट्स का रिप्लाई मिलता रहता है, ठीक है। दीक्षा पालीवाल, संदीप बंगारी, संसार आर्ट्स, अमित मिश्रा, शुभम झा, स्नेहा गुप्ता, राजन, अंशु, गरिमा, भविष्य, भरत और ऋतिक, प्रदीप, अभिषेक नेगी, हर्ष श्रीवास्तव, उसके बाद रवि, प्रवीण भंडारी, ठीक है। तो ये राजा भंडारी हो गए यहाँ तक। तो कुल मिलाकर आपको बात समझ आ रही है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ना अभी भी लाइव नहीं ले पा रहे हैं, और उनको लग रहा है क्या ही दिक्कत है यार, लाइव क्यों लेना, आराम से रिकॉर्डेड मिल तो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उन बच्चों को बता दो जिसने लाइव में पढ़ लिया, वरना भाई साहब गारंटी है, मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख ही नहीं पाते। रिकॉर्डेड लेक्चर देखना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, वो बंदा ही देख पाता है जो बहुत प्लानिंग करके बैठा होगा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होगा ना, वही बंदा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई जैसे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड देख सकता है।
रील्स देखनी हो और स्क्रॉल करना हो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आराम से, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने हो, वो हो जाएगा, वो इजी है, वो इजी है। मगर पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड होके आपको यूट्यूब के चैनल देखने और रिकॉर्डेड वीडियो, बड़ा मुश्किल काम है यार। और वो बड़ा मुश्किल काम आप किसी के भी वीडियो देखोगे ना, तो आप एग्जाम मोमेंट पे देखोगे बस, और आप देखोगे वहां उस टीचर ने बहुत सारी मेहनत करके सारा कुछ बना के डाल रखा है, मगर आप एक साथ खा ही नहीं सकते उसको, क्योंकि हालांकि उन्होंने तो रिकॉर्ड करके भेज रखा है। अब मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूं, तो इसको भी कई बच्चों को रिकॉर्डेड देखना है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ, जो लाइव में खा लिया खा लिया, गरम गरम खाना खा लिया तो खा लिया, बासी घुसी खाओगे तो उतना भी समझ नहीं आने वाला, और वो रोज का बासी मिलता रहेगा आपको, और वो बासी इकट्ठा होते रहेगा। तो बासी खाते रहना, उनसे बोल देना, है ना। तो इस चीज को जरा ध्यान दो कि लाइव में खा लिया तो खा लिया, उसके बाद कुछ नहीं। फिफ्थ पॉइंट जरा ध्यान रखना भाई, फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट बताता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्लोप ऑफ सी लाइन, सी लाइन का ढलान, सी रेखा का ढलान, सी रेखा का ढलान। अब ये सी रेखा का ढलान क्या होता है, स्लोप ऑफ सी लाइन। जरा ध्यान रखना, स्लोप ऑफ सी लाइन की जगह स्लोप ऑफ वाई लाइन भी बोल सकते हैं। ये जो रेफरेंस लाइन है ना, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वाई के बराबर होती है, क्योंकि आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो इनकम में से कर रहे हो, तो इनकम अपने आप में एक यूनिट बन जाएगी, रेशियो 1 बन जाएगा। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि आपने टोटल, आपके पास मान लेते हैं 20 सेब है, तो 20 सेब आपके पास टोटल नंबर है। अगर आपने उसमें से 15 खत्म कर दिए, तो आप पे कितने बचे, तो 5 बचे। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो कि 15 खत्म कर दिए तो 3:1, तो 3 कंजप्शन हो चुका है, 1 अभी भी सेव है। ठीक है, 3:1, तो मगर ये 3:1 इक्वल टू 4 शो कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू 4 शो कर रहा है कि वो हमने 4 यूनिट के रूप में देख लिया। मगर मैं अगर आपको इसको पूरा ही 1 बोल दूं, तो 1 में आप क्या बोलोगे, 0.75 खर्च कर दिया है और 0.25 बचा है। आप क्या बोलोगे, अगर मैंने 20 को 4 नंबर दे दिया, 15 आपने खर्च कर दिए, 5 आपके बचे हैं, तो ये रेशियो भी 3:1 का हो जाएगा। मगर मैंने इस 20 नंबर को 1 दे दिया, 15 आपने, मतलब ये 20 को मैंने 1 दे दिया, तो ये अपने आप में 75 हो गया, 0.75, तो ये रेशियो हो गया 0.25। तो अभी मैं इस इनकम को 1 रेशियो दे रहा हूं, और 1 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 45 इधर भी शो कर रहा है, 45 इधर भी शो कर रहा है, तो 45/45 इक्वल टू 1 शो हो सकता है इजीली। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन, इसीलिए हमने उसे 1 दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इनकम से ही शो किया जा रहा है। और इधर हमने ये अलग से कंजप्शन और इनकम की लाइन दे रखी है, तो इधर हमने लाइन दे रखी है, वाई एक्सिस कंजप्शन, एक्स एक्सिस इनकम, तो ऊपर भी हमने लाइन दे दी, लाइन ऑफ रेफरेंस इनकम, और ये सी का कंजप्शन लाइन अलग से दे दी। तो यहां पर भी दोनों लाइन देखने को मिल रही है। अब यहां सवाल है स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है, तो स्लोप ऑफ सी लाइन मतलब सी लाइन का ढलान। तो लाइन वाई का ढलान कितना है, तो लाइन वाई का ढलान 1 है, पहले बता रहा हूं कितना है ढलान, 1 है, 1। ठीक है, 1 वहां का स्लोप है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन कितनी है, क्या है। तो ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, कभी भी किसी भी चीज का स्लोप निकालना हो, किसी भी चीज का स्लोप निकालना हो, ढलान निकालनी हो, एक ही काम करना पड़ता है ग्राफ के अंदर, आप लिखोगे चेंज इन वाई एक्सेस, चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। हिंदी में लिखेंगे तो वाई अक्ष में अंतर, वाई अक्ष में अंतर अपॉन में इसके बटे में एक्स अक्ष में अंतर, एक्स अक्ष में अंतर निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। अब आप देखोगे डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इस डिफरेंस को कैसे देखेंगे भाई हम, तो इस डिफरेंस को कैसे देखेंगे जरा मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, छोटा हो चुका है, मुझे लगता है दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ छोटा भी दिख रहा है तो बता दो, दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो अलग बताओ फिर। ठीक है, अगर दिख रहा है तो बताओ, जल्दी बताओ।
दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो दिख रहा है, तो हम आगे देखते हैं। तो ये जो टेबल है ना, अपनी ये वाली टेबल, इस टेबल से ही हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखना है, ठीक है। तो जरा इसको उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना काफी है। अब मैंने बोला चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस। अब आपको दिख रहा होगा इधर वाली टेबल, 0, 75, 100 पे 150, 200 पे 225, 300 पे 300, 400 पे 375, 500 पे 450, 600 पे 525, 700 पे 600 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने y एक्सिस पे किसको रखा है भाई? y एक्सिस पे किसको रखा है? तो आपको नॉर्मली दिख रहा है किसको रखा है हमने y एक्सिस पर? हमने कंजप्शन को y एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस पे रखा है, और इनकम को हमने x एक्सिस पे रखा है। पता चल रहा है आपको? इनकम को किस पर रखा है हमने? x एक्सिस पर, और y एक्सिस पे रखा है हमने कंजप्शन को। तो मैं ये बोल रहा हूं चेंज इन, यहां देखो क्या लिखा है मैंने, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब आपको निकालना है, तो सीधी सी बात है, y एक्सिस पे क्या है? तो y एक्सिस पे कंजप्शन है। चेंज को क्या लिखते हैं? तो मैं यहां पर लिखता हूं डेल्टा, डेल्टा y लिख सकता हूं यहां पर, और नीचे लिख सकता हूं डेल्टा x। तो यहां पर डेल्टा y में डेल्टा कंजप्शन लिख सकता हूं, और x एक्सिस पर डेल्टा y लिख सकता हूं। y बोले तो यहां पर y का मतलब एक्सिस y नहीं है, यहां पर y का मतलब इनकम y है। आप इसे यहां पर लिख दो डेल्टा कंजप्शन, और इसको मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं y हटा के यहां पर डेल्टा इनकम लिख देता हूं, और इनकम को हम y लिखते हैं, बस बात ये थी, ठीक है। तो डेल्टा कंजप्शन अपॉन डेल्टा इनकम। अब आप देखोगे डेल्टा मीन्स होता है चेंज, और चेंज कभी भी निकालना है, तो मान लो डेल्टा कंजप्शन निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? डेल्टा कंजप्शन निकालने के लिए आप पुराने वाले सी में से नए वाले, मतलब नए वाले सी में से पुराने वाले सी को माइनस कर दो। जैसे C1 माइनस C2, C1 माइनस C, C2 माइनस C1, C3 माइनस C2, C4 माइनस C3, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग रखूं तो कैसे रखूंगा? ये कंजप्शन है C, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6 और ये C7, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो C1 से C माइनस करूंगा तो पहली बात तो ये दोनों डैश हो जाएंगे, और यहां मैं थोड़ा सा नए नंबर लिख देता हूं। तो आपको पता चला C1 से C माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 75। C2 से C1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 75। C3 से C2 75। इसी तरीके से टोटल ये कितना आ रहा है? 75, 75, हर जगह आपको 75 देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आपको डेल्टा इनकम निकालनी है, डेल्टा इनकम जिसे हम डेल्टा वाई कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? y1 माइनस वाई, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, इस तरीके से हमारा चलेगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 100 माइनस, अब ये y हो जाएगा, इसे हम y1 करेंगे, इसे हम y2 करेंगे, इसे हम y3 करेंगे, इसे हम y4, इसे y5, इसे y6, इसे y7। तो y1 में से y माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100। ऐसे ही y2 में से y1, y3 में से y2, y4 में से y3, y5 में से y4, इस तरीके से आप हर जगह पर निकालोगे तो 100 ही आने वाला है। तो आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ सी लाइन। क्या पूछा गया? देखो, स्लोप ऑफ सी लाइन। और चेंज इन y एक्सिस का मतलब है चेंज इन कंजप्शन। इस y एक्सिस पर कंजप्शन है और इस x एक्सिस पर इनकम है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y। मुझे ये बताओ, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी हो गया और डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y हो गया। ये बात समझ आ रही है? अगर ये बात समझ आ रही है तो अंडरस्टूड लिखो, नहीं तो आप क्या करो, फटाफट मेरे को मैसेज करके बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है। फटाफट 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 जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ। अगर समझ आ रहा है तो आप थम्स अप का साइन भी कर सकते हो कि ये y एक्सिस की बात हो रही है, ये एक्सिस वाली बात है, और ये एक्सिस पर रखी हुई है वैल्यूज हैं। एक्सिस पर रखी हुई वैल्यूज हैं। वैल्यू किसकी है? कंजप्शन की और इनकम की। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। फटाफट फटाफट बताओ भाई, फटाफट। आ रही मेरी बात समझ? यहां पर सबको समझ आ रही है अच्छे से?
अगर सबको समझ आ रही है तो आगे चलें। आगे चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पर एक चीज और चेंज करने को मिलता है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, स्लोप निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यही तो बात थी, यही तो बात थी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। और इसी को हमने क्या लिख रखा है, इसी को हमने लिखा है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। आप निकाल लो, हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, 75 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.75। 75 अपॉन में 100 इक्वल टू 0.75। फिर 75 अपॉन में 100, हर जगह आपको क्या मिलने वाला है, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75। इसका मतलब ये जो स्लोप चल रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.75 है। कैसे निकली, अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला लिखा था, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। हाँ हर्ष क्या बोल रहे तुम, भाई डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा देखो, अगर हम जिस केस की बात कर रहे हैं ना हर्ष, हम जिस केस की बात कर रहे हैं जो हमारी बुक में दे रखा है, उसमें अभी तक तो ये फिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, अभी तक तो ये फिक्स ही पढ़ना है। दूसरी बात क्या है, हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सीबीएसई ने दिए हैं, मतलब इसके ना फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए थे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी कभार डेल्टा सी डेल्टा वाई की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मली क्वेश्चन है और हमारी वो थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी अभी उससे मैच नहीं करता। वो सिर्फ न्यूमेरिकल है कि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता, वहां पर वो फिक्स नहीं रहता। मगर यहाँ पर हमें जनरली फिक्स पढ़ना है, डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई हमें क्या करना है, फिक्स पढ़ना है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई हमें क्या करना है, फिक्स पढ़ना है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, हर्ष बताओ, समझ आ गई बात, हर्ष बोलो समझ आई बात, जल्दी जल्दी बताना हर्ष। हर्ष मेरी आवाज आ रही तुम्हें, हाँ ठीक है। फिर तो आगे चलते हैं, बहुत लोगों का नेट फ्लक्चुएट कर रहा है और रात तक वो अपनी रील्स को क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किसकी, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब शॉर्ट्स की, फेसबुक की, ठीक है। और उसमें सारा अपना डाटा खत्म कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो काम की चीज होती है उसमें उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई, पूरा जो दिमाग दे रखा है भगवान ने वो फालतू की चीजों में तो लगा दिया। अब जब जिस काम के लिए लगाना है उस काम के लिए टाइम ही नहीं बचा, एनर्जी ही नहीं बची, तो वो ऐसा ही हो रखा है, तो बच्चे गायब हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मतलब कम बच्चे हैं, समझेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे, खैर ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब ये जो स्लोप ऑफ सी लाइन है भाई, जो आपने ये स्लोप ऑफ सी लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, इस स्लोप ऑफ सी लाइन को क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूं, इस स्लोप ऑफ सी लाइन को एमपीसी बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, स्लोप ऑफ सी लाइन का दूसरा नाम है एमपीसी। एमपीसी ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ सी लाइन का मतलब है एमपीसी। जरा देख लेंगे थोड़ा सा और, 1 सेकेंड, चलो भाई, तो इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ पूरा उसको। और हमने क्या पढ़ा, स्लोप ऑफ सी लाइन, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, डन है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर ये वाले ग्राफ को ले आते हैं जरा यहाँ से,
सिलेक्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, नीचे देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, मैं उसको फिर से समझा देता हूँ आपको। हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन। और स्लोप ऑफ सी लाइन क्या होता है, हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था उसी में हमने बोला इसको कहते हैं एमपीसी। भाई एमपीसी का क्या मतलब होता है, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या है भाई, बड़ी नॉर्मल सी बात है, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, अपॉन चेंज इन इनकम। देखो भाई इसे कहते हैं उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन है और आय में परिवर्तन का एक अनुपात है। ये एक रेशियो है भाई, रेशियो, रेशियो को क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन बनेगी और वो डेफिनेशन है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन के बीच एक अनुपात है, आय में परिवर्तन के बीच एक अनुपात है। तो आपको पता चल रहा है ये एक रेशियो है, किसके बीच में है, इनकम और कंजप्शन के बीच में है। अभी हमने पढ़ा इनकम और कंजप्शन के बीच में है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनकम और कंजप्शन के बीच में है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या था, ग्राफ है नॉर्मली, नीचे ले आता हूं इसको। और यहाँ पर क्या है, हमारी एक कंजप्शन लाइन गई, क्या गई कंजप्शन लाइन, ये गई और यही है कंजप्शन लाइन। तो ये लाइन है कि नहीं कंजप्शन लाइन, ये बताओ मेरे को, ये क्या है कंजप्शन। क्या यहाँ पर मैंने आपको अभी इनकम बताई, सिर्फ कंजप्शन के बारे में बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने, सिर्फ कंजप्शन के बारे में। ये क्या है, सी बार, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। इस साइड क्या है, कंजप्शन, इस साइड क्या है, इनकम। बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ मेरे को, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ये कंजप्शन लाइन, सिर्फ मैंने कंजप्शन लाइन बताई है, यहाँ पर कोई इनकम लाइन नहीं बताई है। तो मुझे बताओ ये कंजप्शन लाइन आपको समझ आ रही है, सिर्फ कंजप्शन है यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। जल्दी बताना, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी बताओ। फटाफट। तो आपको समझ आ रही है बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो सबको समझ आ रही है कि कंजप्शन लाइन है। तो इस कंजप्शन लाइन का जो स्लोप है ना, स्लोप, ये जो कंजप्शन लाइन का जो स्लोप देखने को मिल रहा है, यही स्लोप की बात हुई है, ये कैसे निकलता है। तो हमने लिखा कंजप्शन में चेंज, इनकम में चेंज। अब इनकम में चेंज के लिए मुझे यहाँ पर एक इनकम लाइन लानी पड़ेगी। कैसी लाइन लानी पड़ेगी, इनकम वाली लाइन लानी पड़ेगी। कैसे लाऊंगा मैं इनकम वाली लाइन, ये लागी इनकम वाली लाइन 45 डिग्री की, ठीक है। ये जब 45 डिग्री की आई तो मैंने इसको y लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया इसको मैंने, y लिख दिया, ठीक है। ये इनकम है और यहाँ देख रहे हो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजप्शन इज लेस देन इनकम, कंजप्शन इक्वल टू इनकम। और ये जो लाइन थी सी, कंजप्शन लाइन, इसका नाम था, इसका नाम क्या था, इसका नाम है कंजप्शन लाइन। और इसी से निकाला हमने स्लोप ऑफ एमपीसी या स्लोप ऑफ सी लाइन, जिसको हमने क्या नाम दिया, एमपीसी। अब एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये प्रोपेंसिटी पूछ रहा है कंजप्शन की, तो कंजप्शन की प्रोपेंसिटी तो इनकम से निकलेगी। और वो सीधी सी बात बोल रहा है कि कितना इनकम में चेंज हुआ, उसी के बेसिस पर कंजप्शन में जो चेंज आएगा वही एमपीसी है। बस कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर सी बन जाता है, सी बोले तो कंजप्शन बन जाता है,
कि ये कंजप्शन क्या है, या ये कंजप्शन अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इस कंजप्शन का फंक्शन क्या है, कंजप्शन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। जैसे बनाते हैं ना मैथमेटिकल समीकरण, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो कैसा निकलता है भाई ये फंक्शन या फलन, तो हमें पता चलता है कि ये स्टार्टिंग में सी बार से निकलता है, क्योंकि यहां पर ये सी बार है, और उसके बाद आपका एमपीसी है। क्या है आपका एमपीसी, और एमपीसी किससे निकल रहा है भाई, तो वाई से रिलेटेड है। वाई बोले तो इनकम से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, वाई का मतलब है इनकम। इसका मतलब सी बना कैसे है, ऐसे बना है। कंजप्शन कैसे बना है, कंजप्शन बना है अपना ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीसी, एमपीसी मतलब स्लोप ऑफ सी लाइन, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो, इनकम से, क्योंकि वो अपने इनकम के रेफरेंस में कितना कंजप्शन हो रहा है वही है एमपीसी। वही है एमपीसी कि इनकम के रेफरेंस में वो कितना कंजप्शन है। एक्चुअल में अगर इनकम एक है तो कंजप्शन कितना है, तो हमने यहां पर देखा इस टेबल के अकॉर्डिंग 0.75 कंजप्शन है, और ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना था, 75 था। एमपीसी कितना है, 0.75 है, और इसे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इनकम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी ये कंजप्शन की इक्वेशन बन गई है, कंजप्शन की इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन या इस फंक्शन कंजप्शन फंक्शन से हम किसी भी लेवल के इनकम पर कंजप्शन को निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कंजप्शन को मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखना इक्वेशन क्या है, कंजप्शन इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई, और एमपीसी को हम स्मॉल बी या बीटा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सी बार प्लस बीटा इनकम। इनकम को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन। क्या बनेगी ये, इक्वेशन। आपको इक्वेशन समझ आई, आपको इक्वेशन समझ आई, हाँ या ना लिखो फटाफट। और आप देखोगे सी बार हमारा टेबल में कितना था, 75। बी बोले तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.75। तो ये जो कंजप्शन है, ये जो कंजप्शन लाइन है, इसकी वैल्यू निकल कर आई 75 प्लस 0.75 इंटू इनकम, इंटू मल्टीप्लाई इनकम। क्या बोलेंगे इसे, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, या बोलेंगे सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी वाई। ठीक है, या बोलेंगे सी इक्वल टू अल्फा प्लस बी वाई, बोले तो बीटा वाई। ठीक है, ये इक्वेशन निकलेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फटाफट डन लिखो कि हाँ जी हमको ये बात समझ आई है। और ध्यान रखना एक चीज का, इसके जो भी नोट्स होंगे या जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पे मिलेंगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो है, छोड़ दो उनको। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर चाहिए होता है अपने को, ठीक है, और हमें यहाँ पर नंबर शेयर तो करना नहीं है। हमें कुल मिलाकर बात क्या है, हमने एक टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, और वो टेलीग्राम पे चैनल किस नाम से है, तो आप देखोगे, आप डालोगे BHARAT भरत बड़ाई 12th इको। ठीक है, ये हमारा एक चैनल है, और ये आपको मिलेगा 12th इकोनॉमिक्स बीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसको आप ज्वाइन कर लो। इसी में आगे फ्यूचर जब तक पेपर नहीं होता 17 मार्च तक आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती जाएंगी, और पूरा जितना हम करा सकते हैं उतना हम कराते हुए चलेंगे इसमें। भाई मेरा नेट थोड़ी देर के लिए तो हाँ, हमारा नेट थोड़ी देर के लिए
मेरी बात आपको आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो जितने भी लोग अभी वापस चले गए ना, तो एक काम करो, सबको ना फटाफट फटाफट वापस जल्दी से लिंक भेज दो। हाँ, तो लिंक भेज दो, क्योंकि जितने बच्चे गए हैं, एक टॉपिक पूरा बचा है यार कराने के लिए, जरा कंप्लीट कर देते हैं उस टॉपिक को और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, ठीक है? तो जब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा ये कल का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक ही करने वाले हैं। चलो, कुछ बच्चे वापस आ चुके हैं, जल्दी से भेज दो कि वापस हैं, क्योंकि अभी बच्चों को फ्लक्चुएशन, नेट की फ्लक्चुएशन बहुत हो गई थी। तो जैसा कि अभी आप सभी लोग आ चुके हैं, तो मैं वापस बता देता हूँ कि हम ना जहां पर से छोड़ा हमने कि हमारी सी कंजप्शन की इक्वेशन बन गई, और ये कंजप्शन की इक्वेशन क्या है, सी बार प्लस बी वाई है, जिसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 75 प्लस 0.75 वाई है। तो आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन बनी है ना, इस इक्वेशन से हमारी पूरी टेबल बन जाएगी। जरा ध्यान रखना कैसे बनेगी, देखेंगे। देखो भाई, सी की इक्वेशन क्या है, कंजप्शन इक्वेशन है 75 प्लस 0.75 वाई है, ठीक है? ये इक्वेशन है, ठीक है? और ये इक्वेशन क्या कह रही है आपको पता है? ये बता रही है दिस इज दी सी बार, ये है बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, और एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाई। भाई मल्टीप्लाई में वाई तो कर रखा है हमने। तो आप सोचोगे कि अगर मैंने ये इनकम वाली टेबल बनाई ना, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया इनकम, ये लिख दिया मैंने आय, और यहाँ लिखा है हमने कंजप्शन। ध्यान रखना भाई, कंजप्शन लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे निकला होगा। ये है सी, उपभोग। बहुत आसान टेबल है, बहुत आसान टेबल है। देखो कैसे निकलेगा, बड़ा आसान सा है कि व्हेन इनकम इज 0 तो कंजप्शन इज समथिंग, यस 75। ये तो हमारा सी बार इसी चीज को बताता है, ठीक है? वहीं पर जैसे ही हम इसे 100 लिख देंगे, तो 100 क्या कह रहा है कि आप यहाँ 100 में मल्टीप्लाई करो। तो सी कैसे निकलेगा, 75 प्लस में 0.75 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो क्या आ जाएगा, 75 प्लस 75 इक्वल टू 150। देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150, ठीक है? उसके बाद देखो सी निकालना है, मान लो मुझे 200 पर, कितने पे निकालना है, 200 पर। तो मैं क्या करूंगा, 75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 200, क्योंकि इनकम की वैल्यू देखो जहां जहां बदलेगी वैसे वैसे ये कंजप्शन की वैल्यू भी बदलती जाएगी। कितना हो जाएगा, 75 प्लस 0.75 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा हमारा? तो आंसर आएगा हमारा 150, और ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। तो मुझे ये बताओ जरा फटाफट, अगर आपको समझ आ गया है, 300 पे क्या होगा, 500 पे क्या होगा, 800 पे क्या होगा, 1000 पे क्या होगा, 1200 पे क्या होगा? जरा बताएगा कोई फटाफट मेरे को, ये नंबरिंग बताओ जरा। 300, 500, 800, 1000, 1200। देखता हूं सबसे पहले किसके आते हैं, देखता हूं आंसर किसका आता है सबसे पहले, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट देखता हूं आंसर किसका आता है सबसे पहले। जल्दी से। तो 300 पे 300 राजन ने लिखा है, बट आगे भविष्य 300, 500 पे 450 लिखा है राजन ने, मगर अभी निकालो 800, 1000, 1200। अभी मैं बोलूंगा नहीं, और बच्चे भाई सभी निकालो। ध्यान रखना, अगर एक बच्चा निकाल दे रहा है ये मत सोचो वही करेक्ट निकाल रहा है, आप अपनी तरफ से निकाल के देखो। फॉर्मूला यही है, क्या है फॉर्मूला, नॉर्मल सी बात है, सी बार प्लस बी वाई। मैं सबका आंसर देखना चाहता हूं, सबका आंसर देखना चाहता हूं। सी बार की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू 0.75 है, जो जो इनकम रखी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बहुत नॉर्मल सी बात है। जल्दी 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 फास्ट। अभी भविष्य और राजन ही लिख रहे हैं और कोई नहीं लिख रहा, इतने बच्चे हैं। और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने ये वीडियो हमारी लाइक नहीं करी है भाई वो लाइक कर दें, और थोड़ा भाई बच्चों को बता दो, उनको बोलो कि जुड़े, चैनल से जुड़े, अपना थोड़ा कल्याण कर लें। 17 तारीख को मार्च को पेपर है, और थोड़ा अगर देख लोगे तो कुछ भविष्य बन जाएगा हल्का फुल्का। जो भी 40 आ रहे होंगे तो 50, 60, 80 तक आ सकते हैं आराम से नंबर, ठीक है? तो एबिलिटी ही बढ़ेगी, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है किसी का भी, ठीक है? राजन, हर्ष, भरत, भविष्य,
बहुत जल्दी, फास्ट 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 लिखो यार। और लोग सो रहे हैं क्या? और जितने बच्चे लाइव में बैठे हुए हैं यहाँ पर, फटाफट लिखो यार, फटाफट लिखो, जितने बच्चे लाइव है, जल्दी जल्दी। हर्ष श्रीवास्तव, राजन और भविष्य, भरत, यही लिख रहे हैं बस। 500 पे 375 लिखा है भाई आपने, किसने? भरत जी ने। भरत जी इतना ही होगा? देखो भाई भरत, गलत लिख रहे हो तुम ये, जल्दी से फटाफट चेक करो। भरत एंड भारती, भारती भी साथ में ही होगी, जल्दी से। सबका आंसर देखो अलग अलग आ रहा है, चेक करेंगे, सबका आंसर अलग अलग है। देखेंगे जरा, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं निकाल नहीं रहा अभी। 75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 300, तो यहां हो जाएगा 75 प्लस, अभी निकालूंगा वैल्यू निकल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है? 75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 500, 75 प्लस वैल्यू निकलेगी, टोटल वैल्यू भी निकल जाएगी। सी की वैल्यू 75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 800, तो यहाँ पर 75 प्लस एक वैल्यू निकलेगी, उससे वैल्यू निकल जाएगी। तो सी की वैल्यू 75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 1200, मैं यहाँ 1200 का निकालूंगा, तो ये निकलेगा 75 प्लस 0.75 की वैल्यू अभी निकलेगी यहाँ पर, तो यहाँ एक वैल्यू निकलेगी और इक्वल में एक वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है, ठीक है। फटाफट बच्चे आंसर लिखा सब लोगों ने, हर्ष, भावेश, राजन, भरत, भरत, भारती, यही लोग आंसर लिख रहे हैं क्या? और सारे लोग सो रहे हैं क्या? और सारे लोग सिर्फ वॉचिंग को लगा दिया क्या आप लोगों ने? है इसी तरीके से चलेगा क्या? पढ़ाई ऐसी होने वाली है? या आ ही नहीं रहा? कम से कम ये लिखो नहीं आ रहा समझ, या कोशिश तो करो, कुछ तो निकाला होगा यार। बहुत नॉर्मल सी बात है। सी की वैल्यू कितनी है? 75 प्लस 0.75 इंटू 300। जब 300 से 75 का मल्टीप्लाई करोगे 0.75 को, तो कितना आएगा? 225 आएगा। अब 225 को 75 के साथ ऐड करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऐसे ही 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 75 75 75 75। तो आपको पता चल रहा है नॉर्मली यहाँ पर 4 टाइम में 300 मिल रहा है, ये मिलेगा 375, तो ये कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। भरत बात समझ आ रही है तुम्हें? क्या लिखना था यहाँ पर? ये 300 हो गया, ये 450 हो गया, 800 पे कितना है भाई? 75, कितना हो जाएगा? 600, और 675 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 675। 1000 पे कितना हो जाएगा? 7, कितना हो जाएगा? 750 तो हो ही रहा है, 825 हो जाएगा, 825 हो जाएगा। और 1200 पे कितना होगा जरा देखो, कितना होगा भाई? 900 प्लस 75, 975 हो जाएगा, 975। बात समझ आ रही है? प्रवीण भंडारी, 1000 पे 750 कैसे होगा यार राजा? 75, 750 तो सिर्फ यही होने वाला है देखो 1000 पे। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, C इक्वल टू 75 प्लस 0.75 इंटू 1000, यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो 750 तो इतना ही हो जाएगा, प्लस 75 पहले से है, तो 825 नहीं होगा ये? बताओ राजा। हाँ अब सही करा है तुमने, बहुत बढ़िया। ऋतिक, ऋतिक जवाब दे रहा है, प्रदीप जवाब दे रहा है, और बच्चे से मुझे लग रहा है सो रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे, या इन्होंने वही सोच रखा है, क्या कहते हैं कि भाई बाद में आके आराम से हम रील्स वील्स में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और जब अभी 1-1.5 महीना ही बचा है पढ़ाई का कुछ खास, ठीक है, स्कूल में वैसे ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, ठीक है, और आप फिर कर लोगे पढ़ाई। अरे कम से कम लाइव में जो मौका मिल रहा है उसको रिवाइज तो कर लो, एटलीस्ट इतना तो काम कर ही सकते हो। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। मैं आपको 1-2 इक्वेशन बता देता हूँ, 1-2 इक्वेशन के हिसाब से कल मैं आपसे आंसर पूछूंगा। पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, ठीक है, 2-3 काम दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, और अपना होमवर्क लिख लो साथ साथ में, ठीक है। होमवर्क लिख लो। पहला है C इक्वल टू 80 प्लस 0.80y, ये पहली इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 है c इक्वल टू 250 प्लस 0.65y, ये दूसरी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है c इक्वल टू 150 प्लस 0.90y, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, और तीनों इक्वेशन की जरा टेबल बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ y है, यहाँ c है, ध्यान रखना। ठीक है, निकालना कितना है, 0, 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500, ठीक है, और 2000, 2500। पहले की टेबल ये है। दूसरे क्वेश्चन की टेबल है ये 0, 100, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन की टेबल है आपकी 0, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ध्यान रखना 350 है। ठीक है, ना गलती कर लेते हैं। 350, 400, 450, 500, 550, 600। तो हम 600 तक पूछने वाले हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 3 टेबल, पहले वाले क्वेश्चन की पहली टेबल, दूसरे क्वेश्चन की दूसरी टेबल, तीसरे क्वेश्चन की तीसरी टेबल। तो एक काम करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमने सामने लिखवा रखा है, ठीक है, ये जो सामने लिखवाया है मैंने क्वेश्चन, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये होमवर्क है। कल 10 बजे सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनका चाहे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी स्क्रीन कर रखी होगी आपने, मैं पीछे हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर देना, जो कि बच्चों को मिल जाए। और कल मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा, और जब ये क्वेश्चन शुरू करूंगा मैं, तो इस क्वेश्चन से शुरू करते ही हम पहले सब बच्चों से आंसर मांगेंगे कि कौन से लेवल पर क्या आंसर होगा। ठीक है, और तभी हमारी क्लास शुरू होगी। तो पहले से ही सारे बच्चे करके लेकर आएंगे, और टेलीग्राम के चैनल पर आप अपना नाम लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही, क्लास से पहले ही पोस्ट कर दोगे। सभी लोग अपना नाम लिखकर और अपना ये तीनों ही आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आप टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दोगे। बात समझ आ रही होगी मेरी? तो ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है, जो वीडियो आपके टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी लाइव प्लेलिस्ट पर, वहां पर जाकर कमेंट्स में भी इनके आंसर लिख दोगे। आपको बस इतना काम करना है, 2 ही काम करने हैं। टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को पोस्ट करना है स्क्रीनशॉट लेकर, दूसरा हर बच्चा फोटो खींचकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करके फोटो खींचकर वो पोस्ट करेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करना, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो ये वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट में भी आपको ये आंसर लिखने हैं, और कल तो मैं पूछ ही लूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, और आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।